आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर फर्स्ट, उसमें से फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक मैं डिस्कस करूंगा एंड रिमेनिंग पार्ट कपिल सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसी पेपर वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आया है, देखिए सबसे पहले इस पेपर में 4 सेक्शन थे, ये आपको आई थिंक आइडिया होगा। उसमें से जो पहला है वो है सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a closed vessel contains 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exert 2 atm pressure. At the same temperature 80 gram of another gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. The ratio of root mean square velocity। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए जो VRMS होता है, VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो रहा है? तो ये तो बेसिक नीड है। अब इसमें जो डेटा गिवन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने पास जो गिवन है, अपने पास है गैस कौन सी है बेटा, गैस एक्स है। ठीक है, तो गैस एक्स में क्या क्या डेटा है, डब्लू है अपने पास 10 ग्राम एंड जो प्रेशर है, प्रेशर अपन को गिवन है 2 atm। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर गैस वाई को ऐड किया है। गैस वाई का जो डब्लू है वो है आपका 80 ग्राम, और जब आपने 80 ग्राम ऐड किया तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर क्या हो गया 6 atm। तो गैस वाई का प्रेशर कितना हो जाएगा, बिकॉज इसमें पहले से 2 atm प्रेजेंट था, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 विच इज इक्वल्स टू 4 atm। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ये हो गया अपने पास गैस एक्स गैस वाई का डेटा। अब अपन को निकालना है रेशियो अपॉन VRMS एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब देखिए टी तो कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है एंड 3 कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देखो Vx अपॉन Vy इज इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ x, क्योंकि वेलोसिटी एंड मॉलिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मॉलिकुलर वेट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर हर जगह कंडीशन लगा दी गई है कि ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस। क्लियर हो रहा है? अगर आइडियल गैस है तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इन टू RT। ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब देखिए R तो दोनों में कांस्टेंट है, T दोनों में कांस्टेंट है, वॉल्यूम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे, तो बचा क्या, सीधा सा है भाई, प्रेशर पता है, वेट पता है। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो मॉलिकुलर वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W अपॉन P हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? W अपॉन P अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर W अपॉन P रखेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, WY डिवाइडेड बाई PY इनटू ऊपर आ जाएगा PX एंड नीचे आ जाएगा आपका WX। क्लियर है? आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, आप इस डेटा को पुट करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2:1। तो ये रहा आपका ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट कट। क्लियर है सबको? तो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एट रूम टेम्परेचर डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इन सिटू जनरेटेड नाइट्रस एसिड गिव्स द स्पीसीज। आपको बताना है कि जो नाइट्रस एसिड है उसमें उसकी जब रिएक्शन होगी तो वो किस में ब्रेक होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्लियर है? तो डिसप्रपोर्शनेशन किस में शो करेगा, तो देखो नाइट्रस एसिड होता है बेटा HNO2, ये जब ब्रेक होता है तो ये होगा HNO3 में, ये ब्रेक होगा आपका NO में। देखिए यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज आ रहा है प्लस का 3, यहाँ पर चार्ज आ रहा है +5 और यहाँ पर चार्ज आ रहा है +2। आप देखिए 3 से जा रहे हैं 5 में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और आप देखिए कि हम लोग 3 से जा रहे हैं 2 में,
तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है? तो अब आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। इसकी बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, फिलहाल अपन को सिर्फ कंपाउंड पहचानना है। तो देखिए NO3 माइनस, NO3 माइनस का मतलब HNO3 लिखा है और साथ में NO, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये इस मीडियम में आ जाएगा। और कहीं पर देखिए कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं, कहीं पर और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, सीधा सा आंसर था H। अगर आपको याद था तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑर्गेनिक का होगा, तो उसे सर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर से, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, तो उसका जो आइसोमर पार्ट है वहां से आया है। तो देखिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है among the following option select the option in which each complex in set 1 show geometrical isomerism and two complexes in set 2 are ionization isomer of each other। क्लियर है? ठीक। बेसिक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आपके पास सेट ए है वो क्या होना चाहिए आपस में? GI। और जो सेट बी है वो क्या होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका क्या था? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर। क्लियर है? अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि GI कैसे चेक करते हैं, तो GI का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई कि सिस ट्रांस बनेंगे, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एंड आयोनाइजेशन में याद रखिएगा कि जो लिगैंड होता है वो कहाँ चला जाएगा? आउटर स्फीयर में, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो सबसे जो सिंपल है ना वो है आयोनाइजेशन स्फीयर को चेक करना। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में सेट ए में चेक करना है आपको GI। तो देखिए ये लिखा है आपके पास NiCO4। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन आता है तो ये तो आपको जरूर याद ही होगा कि जो NiCO4 होता है इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करें तो आंसर आता है sp3। और sp3 होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब डायग्राम अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें कहाँ आप सिस ढूंढने जाएंगे, कहाँ ट्रांस? क्योंकि सिस ट्रांस की कंडीशन है कि भाई स्क्वायर प्लेनर तो होना चाहिए ना, तभी तो 90 और 180 एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये तो पहले ही गलत हो गया। अच्छा, अगर सेट 1 गलत हो गया तो सेट 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों होंगे तभी ऑप्शन होगा। चलिए बी में चलते हैं। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन के पास गए तो देखिए बी ऑप्शन में एक तो ये लिखा है CONH36, दूसरा लिखा है CrCN6 एंड साथ में लिखा है CrNH36 और ये लिखा है COCN6। आप देखो कि कहीं ना कहीं आपको दिखने लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इसका मतलब ये वाला जो आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है? ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। निकालना क्या था? आयोनाइजेशन। इसका मतलब सेट बी भी गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पूरे सॉल्व नहीं करने हैं, आंसर ही बढ़ाने होते हैं, क्योंकि फाइनली एम क्या है? गोला भर जाए अपना। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन कह रहा है CONH3 बेटा ये 5 नीचे है, थोड़ा समझ जाइएगा, ये इधर पर होगा। CONH3 Cl SO4। ठीक है, CONH3 SO4 Cl, बिल्कुल ये आयोनाइजेशन है। किसका आयोनाइजेशन हो रहा है? देखिए क्लोरीन बाहर जा रहा है और SO4 अंदर आ रहा है अगले वाले में। क्लियर हो रहा? Cl लिगेंड से आयोनाइज हो रहा है और SO4 अंदर एज अ लिगेंड आ रहा है। इसका मतलब ये तो सही हो गया, ये वाला सही है। अब अगर आयोनाइजेशन है तो इसका ऊपर वाला सेट ए चेक करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल का भी होना जरूरी है। तो ऊपर चेक किए CONH3 3NO2 3 एंड COEN2 ट्वाइस Cl2, बिल्कुल सही है। अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो देखिए ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका MA3B3। कुछ समझ आ रहा है? MA3B3 कौन सा आइसोमर होता है? फेकमर। फेकमर मतलब फेसियल एंड मेरिडोनियल। अगर हम लोग इसकी बात करें COEN2 Cl2, तो ये कौन सा टाइप है? ये आपका है MAA2A2। क्लियर है? तो इसमें भी क्या आने वाला है? जब भी कभी कहीं पर बाइडेंटेड लिगेंड आता है तो बाइडेंटेड लिगेंड का अगर डोनर एटम सेम है तो जो ट्रांस पोजीशन में लगेगा, मतलब ट्रांस मतलब अगर हम लोग इसको ए और ए को ट्रांस में लगा दें तो GI शो नहीं करेगा, लेकिन ए और ए को सिस में लगा दिए तो GI शो करेगा। कैसे करेगा? देख लो भाई, डायग्राम भी बना देते हैं। ये देखो, अगर ए और ए आपने यहां पर लगाए तो जो आपका डबल ए है, डबल ए मतलब क्या हो गया?
डबल ए मतलब हो गया आपका बाइडेंटेड, तो वो ऐसे लगेगा, ठीक है। अब आप इसमें ढूंढ लीजिए पीओएस का, सॉरी पीओएस की बात हो रही है, सॉरी इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि देखो जीआई तो शो हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार सिस एक बार ट्रांस। हम लोग ऑप्टिकल की बात कर रहे थे कि अगर इसको ट्रांस में लगा देंगे तो ट्रांस में लगाने पर ऑप्टिकल शो नहीं होगा, बिकॉज बीच से पीओएस आ जाएगा। इसमें पीओएस नहीं आ रहा, तो ये जीआई तो शो कर ही रहा है, साथ में ओआई भी शो करेगा। तो फिलहाल ओआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जीआई चेक करना है। तो बिल्कुल कौन सा सेट ऑप्शन सही है आपका, सी वाला। इसके दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये जो सेक्शन था आपका सिंगल करेक्ट था, बिल्कुल हो गया है। इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 3 आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के थे और 1 ऑर्गेनिक का था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है अपने पास मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है among the following the correct statement for electron in an atom is R, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला है uncertainty principle rules out the existence of definite path of electrons, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई जो पाथ वाला है अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि the energy of electron in 2s orbital of an atom is lower than energy of electron that is infinitely far away from the nucleus। देखिए अगर आपको याद हो तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग 2s की बात करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, n इनफाइनाइट मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है ना भाई। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, क्योंकि माइनस चल रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मोस्ट निगेटिव एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by n is equals to 1 which correspond to the most stable orbit। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, पुट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। एक मिनट, अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, तो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो z अपॉन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर n बढ़ाओगे तो भाई v तो कम होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि n बढ़ाने से वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये तो मतलब चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहा है कि अपन तो गलत है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका ए, बी एंड सी। सिंपल क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लग ही नहीं रहा कि एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस टाइप क्वेश्चन है, बट ठीक है। क्लियर है सबको। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसी सीक्वेंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ऑप्शन in which at least 3 molecule follow octet rule is R। आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे भाई ऑक्टेट रूल होता क्या है, तो सबसे सिंपल है, ये आपको पता होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होगा। ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो जो ऑक्टेट रूल है उसमें आपको क्या करना है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो वो हाइपोवैलेंट और इससे ज़्यादा हुआ तो वो हाइपरवैलेंट। तो देखिए चेक करते हैं, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले चेक करते हैं CO2। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो CO2 होता है, CO2 में क्या हो जाएगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिया, आंसर कितना आ गया 8। आपको मालूम है C2H4, सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, 4 + 4 कितना हो गया 8। HCl की बात करेंगे तो HCl क्या हो जाएगा 1 और इसमें होता है 7, ये भी हो गया 8। इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन तो आपका फॉलो कर रहा है। तो इसमें फॉलो कौन सा नहीं कर रहा, NO। ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सा फॉलो कर रहा है बेटा, यहाँ पर फॉलो कर रहा है O3 HCl। यहाँ पर देखिए जो H2SO4 है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ऑक्टेट नहीं फॉलो कर रहा, ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। कौन सा वैलेंट, हाइपर वैलेंट का। अब इसमें आइए, यहाँ पर देखिए जो BCl3 है ये है आपका हाइपोवैलेंट,
ठीक है, और यहाँ पर NO भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 2 फॉलो नहीं कर रहा है तो गलती हो गया, तो ये भी गलत हो गया। H2SO4 भी नहीं कर रहा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पर चारों के चारों ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहे। तो अभी तक सिर्फ ए ऑप्शन आया है। डी में चलते हैं, CO2 फॉलो करता है, O3 कर रहा है, ये कर रहा है, और जो BCl3 है ये नहीं कर रहा, ये हाइपोवैलेंट है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे ऑप्शन जिसमें एटलीस्ट 3 कर जाए, तो आप आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट, और आंसर आ गया डी। तो आंसर कौन सा है बेटा, ए एंड डी। ये चीज क्लियर हो रही है। तो ये जो था ये आपका हो गया है क्या बोलते हैं, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, तो अपन ने सेक्शन 1 डिस्कस किया, सिंगल करेक्ट, देन सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इंटीजर में। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीजर टाइप। देखिए इंटीजर टाइप की बात करते हैं तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इंटीजर का, कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। आपको देखिए VT कर्व गिवन है और इसमें आपको बताना है कंसीडर द PV वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इन किलो जूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन द सीक्वेंस XYZ। ठीक है, अपन को कुछ डेटा गिवन है, तो जो पहले डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं जिससे अपन को हेल्प मिल जाएगी। तो आपको पहले CV का डेटा गिवन है, कितना गिवन है CV का डेटा बेटा 12। ठीक है, और R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू है 8.3। ठीक है, चलिए इधर से हम लोग का काम चलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस की, भाई कि प्रोसेस कौन सा है, तो देखो X से Y। ठीक है, तो जो ये वाला प्रोसेस है ना X से Y का, तो X से Y में देखिए क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। Y से Z में चेक करिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका आइसोकोरिक। क्लियर हो रहा है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है इसमें वर्क डन, टोटल चेंज इन एंथैल्पी बताना है। क्या बताना है, टोटल चेंज इन एंथैल्पी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि X से Y में, तो देखो जब भी कभी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसका हमेशा वर्क डन 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को जो एंथैल्पी निकालनी है वो सिर्फ और सिर्फ कोरिक की निकालनी है, बिकॉज इसकी एंथैल्पी तो 0 हो गई। दोनों को सम कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइसोकोरिक की बात करते हैं। तो आइसोकोरिक में क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NCV डेल्टा T। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू कहीं पर गिवन है, n की वैल्यू कुछ बात हो रही है क्या, n की वैल्यू 1 लेनी है। n की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, नहीं n की वैल्यू कहीं पर गिवन होगी, देखिए जरा एक बार। कंसीडर ओनली PV वर्क द फॉलोइंग टेम्परेचर एज गैस कांस्टेंट VT एंथैल्पी NN, कहीं तो गिवन होगा। हाँ ये गिवन है ना बेटा 5 मोल। ठीक है, देखिए 5 मोल गिवन है तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 इंटू CV कितना है बेटा 12। अच्छा डेल्टा T की वैल्यू कितना है, डिफरेंस कितना है 415 और माइनस 335, तो ये लिख देते हैं 415 माइनस 335। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये जो वैल्यू आई है आपकी ये आ गई है आपकी NCV dt की। क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली डेल्टा U की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगर डेल्टा U की वैल्यू आ चुकी है तो अब अगर हम लोग याद करिए, अब हम लोग को फाइनल एंथैल्पी लगाना है। तो फाइनल एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल एंथैल्पी का फॉर्मूला होगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। क्लियर हो रहा है। डेल्टा H प्लस डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 12 इंटू 5 60, और ये हो जाएगा आपका जो भी होगा लिख देते हैं अभी 335 प्लस। ठीक है, N की वैल्यू फिर से 5, R की वैल्यू आपको गिवन है 8.3, और वापस से डेल्टा T कितना हो जाएगा 415 माइनस 335। क्लियर हो रहा है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका फाइनली डेल्टा H आने वाला है वो कितना आने वाला है 8120, क्योंकि बिकॉज हम लोग सॉल्व कर रखे हैं कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यही समझना है
कि पहला जो आइसोथर्मल है उसमें डेल्टा H 0 है, ठीक है, जो आइसोकोरिक है उसमें वर्क डन 0 है। तो अगर वर्क डन 0 है तो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा यू निकाल लिया और बाद में फॉर्मूला लगाया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो इससे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 8120, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2 गैस प्लस 2NO गैस से N2 प्लस 2H2O विच फॉलो द मैकेनिज्म गिवन बिलो, ठीक है। अपन को बताना है कि इसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि हम लोग जब भी कभी रेट लिखते हैं तो रेट किसका लिखते हैं, रेट हमेशा स्लो स्टेप का लिखते हैं। यहाँ पर स्लो रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर जो स्लो रिएक्शन आपको दिख रही है वो ये वाली है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग इसका रेट लिखें तो रेट कहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिखते हैं। तो देखिए रेट कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू K टाइम्स, सॉरी K2 लिखते हैं, K2 टाइम्स N2O2 इंटू H2। और एक चीज, जो स्लो स्टेप होती है वो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, एलिमेंट्री मानते हैं, ठीक है। तो देखिए R की वैल्यू अपन को आ गई, रेट आ गया। अब सिंपल सा है, सबसे पहले चेक करिए मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन में क्या क्या आ रहा है, मेन रिएक्शन में आपका आ रहा है H2 और मेन रिएक्शन में आ रहा है आपका NO रिएक्टेंट। अब हम लोग चलते हैं जो RDS है उसमें से कौन कौन सी चीजें अनवांटेड है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए अपन के पास अभी H2 तो आ गया, यहाँ पर H2 है, मैच हो रहा। N2O2 की कहीं जरूरत नहीं लग रही, तो N2O2 को क्या करना है, विदा करना है। अब N2O2 को विदा करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, ये हम लोग करेंगे Kc। Kc मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम लोगों ने K1/K इनवर्स लिख, K1/K-1 लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग Kc बोल देते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए, चाहे तो आप इसको Kc लिख लीजिए दोनों को, या अलग अलग लिखना है तो जैसी आपकी मर्जी है कर देते हैं। तो कैसे होगा, आप याद करिए Kc का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो फिलहाल हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग K1/K-1 विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो रहा है। N2O2 को विदा करना है तो N2O2 की यहाँ से वैल्यू निकालिए, वैल्यू क्या आ जाएगी N2O2 की, यहाँ से N2O2 की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है K1/K-1 इंटू NO का स्क्वायर। और इस N2O2 को उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आएगा R इज इक्वल्स टू K2 इंटू K1/K-1 और NO का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। चेक करिए, ये लिखा है 2, ये लिखा है 1, तो 2 और 1 मिलके कितना बन जाएगा 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, एडवांस का तो ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में कितने हम लोग करते हैं। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो कॉपी करिए, हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमंग VCO5 CrCO5 Cu क्या लिखा है CO3 MnCO5 बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, खैर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4, ठीक है। आपको सिंपल से बताना है कि NiCO4 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आई थिंक क्या ही होगा, कोऑर्डिनेशन में मतलब, ठीक है। बट ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि पेपर बहुत अनबैलेंस है, सारे चैप्टर कवर नहीं करे गए हैं इसमें, ठीक है, खैर कर देते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही बोला तो दिमाग में क्या आना चाहिए, तुरंत आया कि भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अच्छा किससे बराबर होना चाहिए, NiCO4 के। बेटा ये जो है क्या बोलते हैं, ये ऐसे कुछ है, इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए NiCO4 ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये ठीक है, अभी बढ़िया है NiCO4। तो देखिए अगर हम लोग बात करें NiCO4 के, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, टोटल कितने आने वाले हैं। तो देखिए Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, क्लियर है, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का होता है, कार्बन टोटल हो गया आपका 6, नहीं 6 नहीं होगा, कार्बन का एटॉमिक, हाँ 6 ही तो होता है 6,
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, और इनटू कितना कर दिया 4, तो देखिए हो गया 28 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 हो गया 56, 56 हो जाएगा 4 और 5 7 8, ठीक है, टोटल मिलके हो गया 84। कितना हो गया है आपका 84। इसका मतलब ये है कि जो NiCO4 है उसमें 48 इलेक्ट्रॉन है आपके। कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी NiCO4 के इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 84। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या किस कॉम्प्लेक्स के जो आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आने चाहिए 84। तो अब देखिए बहुत सारे हैं, एक एक करेंगे तो आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम लोग करते हैं इनमें से जो आंसर है वही उठा लेते हैं, क्योंकि आंसर अपन को पता है कि एक ही आने वाला है, लेकिन आप लोग सारे करेंगे। तो देखिए तरीका क्लियर है, क्या रखना है एटॉमिक नंबर प्लस CO के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे बेटा 14 आएंगे, और 14 इंटू जितना भी गिवन है। तो हम लोग चेक करते हैं CrCO4 के, क्लियर है। जैसे ही हम लोग गए CrCO4 और ये हो जाएगा कितना है बेटा 4 माइनस, ठीक है। तो देखो Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 24, CO4 की वैल्यू अभी अभी आई है, कितनी आई है CO4 की आपकी आई थी 56, कितनी आई थी 56, और अगर -4 है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो +4 हो जाएगा। अब देखो 28 लिखा है और 56 यही तो लिखा है, इसका मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं 84। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि है CrCO4 4 माइनस, क्लियर है। तो कितना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही आपका फाइनल आंसर है, बाकी कुछ भी मैच होने वाले नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। आपको डाया पैरा चेक करना है। डाया पैरा से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि एक सुने भी होंगे आप CNOX, ठीक है। अच्छा CNOX क्या है, क्योंकि हम लोग को डाया पैरा निकालना है, तो डाया पैरा के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग ये पता कर लें कि भाई इसमें कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तभी तो पेयरिंग निकालेंगे। अदरवाइज कैसे पता करेंगे कि हम लोग डाया है कि पैरा है, क्लियर है। एक मिनट, हाँ भाई चलिए देखो यहाँ पर जो CN है ये होता है आपका SFL वाले, क्योंकि कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर कंपाउंड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो OX है OX वाला होता है आपका WFL, क्लियर है। तो चेक करते हैं फिलहाल, चलिए देखते हैं पहला कंपाउंड। ऐसे एक एक करके चेक करना, बहुत सारे कंपाउंड है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आपका MnNH3 6। तो देखिए Mn पे जो चार्ज आने वाला है वो चार्ज आने वाला है प्लस का 3, बिकॉज NH3 आपका एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दूसरा न्यूट्रल लिगेंड सॉरी न्यूट्रल है, क्लियर है, चार्ज 0 होगा Mn+3। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। तो अगर Mn+3 की बात करेंगे तो हो जाएगा 4s0 3d4, क्लियर है। संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 3d4 को डायामैग्नेटिक बना सके, बिकॉज अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपको होगा कि शुरू के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें पेयरिंग नहीं होती है। तो आप चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा भी देंगे तो भी दो क्या है अनपेयर्ड है। इसका मतलब क्या होने वाला है, पहला वाला जो कंपाउंड है वो हो गया है पैरा, क्लियर है। उसके बाद MnCl6, गलती से अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो टेंशन ही नहीं है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई वो तो पैरा ही होगा, बट फिलहाल चेक कर लेते हैं। देखिए MnCl6-3, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया MnCl6-3, तो देखिए इसमें भी जो चार्ज आने वाला है क्या आने वाला है Mn+3, Mn+3 पहले हो चुका है, और यहाँ तो एटलीस्ट एक की पेयरिंग हुई थी, यहाँ तो पेयरिंग होनी ही नहीं है, तो सेम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, तो इसका मतलब ये भी पैरा हो गया, क्लियर है। Fe(F6-3), तो Fe(F6-3) की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा Fe+3, Fe+3 होता है बेटा 4s0 3d5। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर यहाँ तो पेयरिंग हो नहीं सकती क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका पैरा हो गया। COF6-3, अगर हम लोग CO की बात करते हैं
तो इस पे भी चार्ज आ रहा है +3 और ये हो जाएगा 4s0 3d6। क्लियर है? इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो हम लोग को याद है सब चीज़ें। आपको भी उम्मीद है कि ये चैप्टर इतना आसान है और क्वेश्चन ही इतने आसान है कि आपको भी याद ही होगा। ठीक है, तो CO पे हो गया 4s0 3d6। अब 3d6 में फिर से आप कुछ भी कर लीजिए। अगर एक मिनट, अगर ये d6 आया है और यहाँ पर गलती से SFL आ जाता तो ये कंपाउंड आया हो जाता, क्योंकि SFL आया, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? वीक फील्ड। इसका मतलब पेयरिंग होने वाली नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरा। अब अपने पास बचे हैं दो कंपाउंड, एक बचा है FeNH3 6+3 और एक बचा है COEN3+3। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं Fe वाला केस, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड दिख रहे हैं। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है 4s0 और 3d5। अब देखिए फिर से क्या दिक्कत आई, 3d5 है ना, 3d5 में SFL लगाओ या WFL लगाओ, एक तो बचेगा ही, क्योंकि 5 की पेयरिंग भी कराओगे तो 2 और 2 की पेयरिंग ना होगी, एक तो बचेगा, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी कौन सा हो गया? पैरा। एक भी पैरा नहीं आया, एक भी डाया नहीं आया, लास्ट बचा है, तो उम्मीद है वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक तो आना ही है। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाला है आपका COEN3 3+। EN का मतलब बेटा इथाइलिन डाइएमीन होता है, जिसपे फील्ड तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब SFL है, एंड चार्ज आपका 0 है। तो यहाँ पर क्या आ गया? फिर से यहाँ पर आ गया है CO+3 विच इज इक्वल्स टू 4s0 3d6। बिल्कुल ये आपका डाया आने वाला है। कैसे आने वाला है? देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पेयरिंग और 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए, चेक किए, जो EN है वो क्या है? वो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो भाई ये वाला यहाँ पेयरिंग चला गया, ये वाला यहाँ पेयरिंग चला गया, तो लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कलरलेस कंपाउंड है, क्योंकि पैरा कलर्ड होते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है इंटीजर टाइप है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ओनली वन आंसर है। क्लियर है? तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया है। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैच द कॉलम है, तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम है। तो देखिए मैच द कॉलम का जो पहला क्वेश्चन है वो आया है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या है, इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बेसिकली इसमें टाइट्रेशन वगैरह की वैल्यू है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इस टाइट्रेशन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज एडेड, मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है ना वो अलग से ऐड करा जा रहा है स्टेप वाइज टू अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट ऑफ मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? एंड द कंडक्टेंस इज मेजर आफ्टर ईच एडिशन। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कुछ वैल्यूज हैं आपको गिवन है, और आपको बताना है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन द टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एंड गिवन इन लिस्ट 2। ठीक है, तो देखो एक तो है आपका क्या बोलते हैं टाइट्रेट, और एक है आपका टाइट्रेंट्स। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें क्या है, जो टाइट्रेंट है वो है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला। टाइट्रेंट क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला, जिसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला है अपने पास, देखिए कुछ ग्राफ बने हैं और कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, डेटा ये कहता है कि KCl को ऐड किया गया है अपने पास AgNO3। ठीक है, जो टाइट्रेट है और एक टाइट्रेंट है। हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या था? टाइट्रेंट। तो देखिए अगर हम लोग इसमें रिएक्शन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? KCl प्लस AgNO3। ठीक है, इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा बेटा AgCl प्लस KNO3। और ये जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट का काम करेगा। ठीक है, अब अगर प्रेसिपिटेट है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर Cl है, Cl उसने NO3 को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया, या डिस्प्लेस को जी डिस्प्लेस बोल लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये आपको याद होगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि इसका क्या होगा कि जो कर्व होगा ना कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बोले, अगर अपन बोले कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम का, कि पहले डिक्रीज होगा, फिर वहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, देन वहां पर इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो P का फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है,
और अगर हम लोग बात करेंगे अगले वाले में, फोर्थ तो एकदम नहीं हो सकता, और फिफ्थ कांस्टेंट है। तो देखिए ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन बढ़ाने पड़ते हैं कि जो पी के दो आंसर आने वाले हैं, पी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2, 3, ये पॉसिबिलिटीज है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आंसर है। तो हम लोग चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, पी में 2 और 3। तो देखिए पी में 4 आ रहा है, कैंसिल हो गया, पी में 2 आ रहा है, पॉसिबिलिटी है, पी में 4 आ रहा है, कैंसिल, पी में आ रहा है 3। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि बी और सी में कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। अगला है अपने पास क्यू वाला। ठीक है, क्यू है AgNO3 है। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है AgNO3 की बात करेंगे, इसकी रिएक्शन हुई है KCl के साथ, तो यहां से बन गया है AgCl प्लस KNO3। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो Ag प्लस है उसने किसको निपटा दिया है या डिस्प्लेस कर दिया K प्लस को। क्लियर है। तो देखिए इस वाले केस में भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि पहले क्या होने वाला है, पहले वैल्यू थोड़ा सा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, स्लाइटली अपन बोल सकते हैं, और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एकदम से क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सब चीजें क्या है ना, आयनिक, इसमें आयनिक लगा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो KCl है, KCl कैसे बनता है, AgNO3 कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए जो AgNO3 है, ये आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी याद हो तो AgNO3 कैसे बना है, AgNO3 बना था बेटा AgOH से। ठीक है, प्लस HNO3 से। तो ये बना था आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी हाँ, ये बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो पहले क्या होगा, कम होना है। ठीक है, और फिर एकदम से क्या होना है, इसको इंक्रीज होना है। तो देखिए पहले क्या, नहीं सॉरी, ऐसा समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये पहले कुछ ऐसा होगा, पहले बढ़ेगा और फिर एकदम से बढ़ेगा, पहले इंक्रीज होगा स्लाइटली, फिर एकदम से इंक्रीज होगा। अब ये कर्व अगर आपको आते हैं तो ही समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाले में तो क्लियर है कि 2 और 3 होने वाला है। इस वाले में Ag ने रिप्लेस करा है K को, तो हम लोग चेक करते हैं कि थोड़ा इंक्रीज फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज। तो थोड़ा इंक्रीज तो इसमें नहीं कर्व बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अगला देखते हैं ये वाला ऑप्शन, फोर्थ, पहले इंक्रीज फिर एकदम से इंक्रीज। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्यू में आपका आना चाहिए 4 नंबर, क्यू में 3, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर क्यू में 3 है, यहाँ पर क्यू में 4 है, तो लीजिए ऑप्शन मैच हो चुका है। कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा ये वाली बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं आर वाले की, तो आर क्या है, NaOH है, और ये क्या है, HCl है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। इससे क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो ये तो आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो गई। क्लियर हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है, ऑप्शन आपका मैच होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को अपन को याद रखिएगा कि आंसर ही बढ़ाने हैं। और जो ये वाला है लास्ट वाला एस वाला है, तो एस में क्या है, NaOH है, तो रिएक्शन कराइए जरा, CH3COOH प्लस NaOH, और ये बनने वाला है CH3COONA। और ये अगर आपको थोड़ी धुंधली यादें हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये बफर बन चुका है। क्या बन चुका है, बफर। तो जब बफर बन गया है तो इसमें पहले तो जो क्या कंडक्टेंस है वो क्या होगा, घटेगा, और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फिफ्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें टिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि आपको अगर चीज़ें पता है पहले से तो ही होगा, नहीं तो फिर ये ऐसे तो ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन VSEPR मॉडल अपन को क्या करना है, मैच द कॉलम है, आपको ज्योमेट्री बतानी है एंड यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं ये बताना है। तो देखिए XCF2 की बात करते हैं, तो ये तो आई थिंक आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि XCF2 होता है ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हो जाएगा ट्रायगोनल बाई पैरामिडल, मतलब 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो चेक करिए ट्रायगोनल बाई पैरामिडल एंड 3 लोन पेयर, कहीं पर 3 लोन पेयर ढूंढ लीजिए, कहीं दिख रहे हैं क्या, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 0 है, ये 3 है। इसका मतलब P का आने वाला है फिफ्थ ऑप्शन, कहीं मैच हो रहा है P का फिफ्थ। लीजिए ये दोनों तो ऐसे ही गायब हो चुके हैं, A और B में ऑप्शन आने वाला है। चलिए ठीक है, अगला चेक करते हैं XCF4। अगर XCF4 की बात करें तो XCF4 कैसा बनता है, XCF4 ऐसा बनेगा, देखिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल।
कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 3 एंड लोन पेयर 2 है क्या, बिल्कुल 2 है। तो इसका मतलब आने वाला है क्यू का थर्ड। क्यू का थर्ड कहाँ पर आ रहा है, ये लीजिए। तो ये जो क्यू का थर्ड आ रहा है 2 नहीं, क्यू का थर्ड। इसका लीजिए बी वाला ऑप्शन मैच हो चुका है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मन की शांति के लिए आप कर सकते हैं। XeO3 की बात करेंगे, XeO3 का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए XeO3 ऐसा बन जाएगा और ये रहा एक लोन पेयर, क्लियर है। XeO3F2 की बात करोगे तो देखो F यहाँ पर लगा लो क्योंकि बेंट रूल पढ़ रखे हैं, और ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपका मैच द कॉलम का सेकंड पार्ट, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ जो पेपर 1 का डिस्कशन है वो आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में पेपर 2, क्लियर है। सो ऑल द बेस्ट, उम्मीद है पेपर आपका अच्छा गया होगा। थैंक यू।